ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है जनाब, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। आप सभी का अजय सरंगी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान की क्लास। यह क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित परिभाषाएं। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो नियमित परावर्तन है वो क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तो इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या मैंने बताया कि नियमित परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, तो इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन क्या होता है। अनियमित परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं, इसमें था कि चिकने या पॉलिशदार तल से टकरा रही थी। किसमें? नियमित परावर्तन में। अनियमित परावर्तन में खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं। तो ध्यान रखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं तो इस परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि जब खुरदरा पृष्ठ होता है तो उससे टकराने वाली जो किरणें हैं वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। ठीक है, तो जिसे क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। अगली हेडिंग है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं। देखिए, यह एक प्रकार की घटना है। ठीक है, यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, ये जो परावर्तित किरण है अगर इसको हम आपतित किरण मान लें तो आपतित किरण जो है वो परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। समझ पा रहे हो। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यह प्रकाश का एक गुण है। ठीक है, क्वालिटी है प्रकाश की कि यदि आपतित किरण को परावर्तित मान लिया जाएगा तो परावर्तित किरण जो होगी वो आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका फिगर जो दिया गया है आप सभी लोग नोट कर लीजिए, बना लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आपके लिए है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होते हैं। प्रतिबिंब किसी वस्तु की छाया हो सकती है। प्रतिबिंब किसी वस्तु की छाया को कहते हैं, है ना। तो क्या है कि जब कोई वस्तु से किरणें चलती हैं तो वो एक किसी बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो सकती हैं, ऐसा ही तो है। तो वहाँ पे कोई ना कोई आकार बन जाता है, वस्तु का आकार बन जाता है, जिसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी किताबी लैंग्वेज में परिभाषा क्या होगी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर वस्तु की आकृति बनती है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने बोला था कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर वस्तु की आकृति बनती है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक और आभासी। कौन कौन से? वास्तविक और आभासी। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब वास्तविक किरणें मिलती हैं, वास्तव में वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं
उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? वास्तविक प्रतिबिंब की एक क्वालिटी होती है कि आप इसको पर्दे पर ले सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं और उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब यह जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी किरणों से बना होगा। इसे पर्दे पर आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप इसका फोटोग्राफ ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगली हेडिंग है वो है दर्पण। दर्पण क्या होते हैं? दर्पण एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके एक भाग को कलई कर दिया जाता है और दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। समझ पा रहे हैं? जब किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। मैंने बोला जब किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पे कलई कर दी जाए और दूसरे को परावर्तक बना दिया जाए तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो होते हैं वो मुख्य दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो समतल होता है, एकदम फ्लैट होता है, प्लेन। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोल होता है। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। दोनों की परिभाषाएं मिलती जुलती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिए, साथ में नोट भी कर लीजिए। देखिए ये समतल दर्पण है और इधर ये दो गोलीय दर्पण बने हुए हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मुख्य दो प्रकार के होते हैं, वैसे होते तो कई प्रकार के हैं लेकिन मुख्य दो ही प्रकार के होते हैं। समझ पा रहे हो? तो उत्तल दर्पण क्या होते हैं? उत्तल दर्पण में क्या होता है कि धसे हुए भाग पे कलई करके उठे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ पा रहे हो? वह दर्पण जिसके धसे हुए भाग में कलई करके उठे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में उठे हुए भाग पे कलई की जाती है और धसे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अवतल दर्पण जो होता है वो धसा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है। उत्तल दर्पण में ऊ का प्रयोग किया जा रहा है और ऊ से उठा हुआ, दोनों ही ध्यान रखिएगा कि परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ जिसका होगा वो उत्तल दर्पण होगा। याद रखने का तरीका बढ़िया है कि आप उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हो। क्लियर? नेक्स्ट जो है देखिए, समतल दर्पण के जो गुण हैं, जो क्वालिटी हैं वो कुछ लिखी हुई हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है लेकिन क्षमता इसकी शून्य होती है। फोकस दूरी अनंत, क्षमता शून्य होती है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सदैव जो है वो सीधे ही बनते हैं। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधे होते हैं। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है जो मैं अभी बता चुका हूँ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है।
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। दूसरी बात बता दूं, समतल दर्पण में यदि किसी व्यक्ति को अपनी हाइट अपने प्रतिबिंब को देखना है तो अपने पूरी प्रतिबिंब को देखने के लिए अपनी हाइट से आधा समतल दर्पण प्रयोग में लाना पड़ेगा।